प्रधानमंत्री मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। हरियाणा के जींद में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन में एक बार में 2600 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं। 10 कोच वाले हाइड्रोजन ट्रेन को DEMU सेट के रूप पर तैयार किया गया है और इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वह इस ट्रेन में डीजल या इलेक्ट्रिक का इंजन नहीं होगा, बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का यूज होगा। ट्रेन की सुरक्षा के लिए एडवांस सेंसर और 24 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम की भी पूरी तैयारी की गई है। ट्रायल में ये ट्रेन 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है। यानी भविष्य में देश के दूसरे रेल रूट्स पर भी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जा सकती है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने के साथ भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां इस एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका पहले से ही हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है और ये सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। हरियाणा के जींद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली ये ट्रेन एक बार में 2600 से ज्यादा यात्री सफर इस पर कर सकेंगे और 90 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन दौरा करेगी। 10 कोच वाले हाइड्रोजन ट्रेन को DEMU सेट के रूप में तैयार किया गया है और इसकी अधिकतम गति यानी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है। हरियाणा में दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत का मास्टर स्ट्रोक। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को पीएम देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय रेल के लिए ये ऐतिहासिक पल होगा। इसके साथ ही भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कि भारत के अंदर जब भी, दुनिया में इनफैक्ट नॉट भारत के अंदर, जब भी हाइड्रोजन ट्रेन की बात आएगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम उसके साथ लिया जाएगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा हरियाणा प्रदेश, जहां पे पहले ये ट्रेन चलने वाली है और जो हमारे मेहनतकश मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके कार्यकाल में ट्रेन चलने वाली है, तो ये अपने आप में एक संदेश दे रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन होता है, उस विजन को एग्जीक्यूट कितने वक्त के अंदर करना है, कितनी जल्दी करना है, ये समय सीमा भी उसी वक्त निर्धारित हो जाती है जिस टाइम पे वो निर्णय लेते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत रूट पर चलेगी। ट्रेन को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 8 यात्री डिब्बे और 2 पावर कार हैं। अपने सफर के दौरान ये ट्रेन 11 स्टेशनों पर रुकेगी। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन है जो भविष्य में भारतीय रेल की लाइफलाइन होगी। जींद सोनीपत के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में 1200 किलोवाट क्षमता का एडवांस हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम लगा है। एक बार इस ट्रेन में 2638 यात्री सफर कर सकते हैं। स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में फिलहाल ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। एक बार हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग पर ये 250 से 350 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कई हाईटेक सुविधाओं से लैस है, जिसमें यात्रियों का सफर बेहद आरामदायक होगा। हाइड्रोजन ट्रेन में नॉन AC ट्रेन में लग्जरी सीटें हैं। सीटों के अलावा खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए हैंड ग्रिपर लगाए गए हैं। कम बिजली खपत हो ऐसे पंखे लगाए गए हैं। ट्रेन में यात्रियों को चार्जिंग के लिए जगह जगह सॉकेट भी लगे हैं।
ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने को लेकर खुद पीएम मोदी काफी उत्साहित हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि वो जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जो जींद को सोनीपत से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस ट्रेन के चलते ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती है। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें रेलवे सेक्टर में क्लीन टेक्नोलॉजी अपनाने की दिशा में भारत को काफी मदद मिलेगी। जींद से शुरू हो रही इस हाइड्रोजन ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम ने इसका फ्यूल सेल सिस्टम तैयार किया है। हाइड्रोजन ट्रेन डीजल या बिजली से नहीं बल्कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलेगी। इससे करीब करीब जीरो पॉल्यूशन होगा। इससे पानी और भाप का उत्सर्जन होता है, यानी इस ट्रेन के चलने से हवा प्रदूषित नहीं होगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलेगी। इसमें दो फ्रंट और बैक के अंदर जो प्रोसेस है, इसका जो सिस्टम है, जिसमें सिलेंडर भी हैं, बैटरीज भी हैं, उसके अलावा 8 कोचेस इसमें है, तो मतलब टोटल मिला के 10 कोचेस इसके अंदर है। और कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस जो है वो उसमें रहती है, ऑक्सीजन के साथ उसका जैसे रिएक्ट करती है, उसके बाद वो एक ऊर्जा पैदा करती है जिससे कि इंजन प्रोपेल करता है, जिससे ट्रेन चलती है। और सबसे खूबसूरत बात इसकी है कि जो छोड़ने वाली है, जो गैस छोड़ने वाली है, वो गैस नहीं होगी, वो कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, वो H2 होगा, मतलब पानी होगा। तो आप सोचिए कि कल्पना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने करी है, हो सकता है भविष्य के अंदर आने वाले सभी ट्रेनें हाइड्रोजन हो जाएं, कारें भी हाइड्रोजन हो जाएं। भारत अब जर्मनी, चीन, फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। इन ट्रेनों में हाइड्रोजन भरने के लिए जींद में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट लगाया गया है। आप जरा ये समझ लीजिए कि आखिर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी कैसे। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाएगा। इसके बाद तैयार हाइड्रोजन को हाई प्रेशर वाले टैंकों में जमा किया जाएगा। स्पेशल फ्यूलिंग साइडिंग में ही ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल भरा जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन में लगे आधुनिक फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इससे पैदा होने वाली बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया में धुआं या कार्बन नहीं निकलता, बल्कि केवल पानी की भाप निकलती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का किराया मामूली ही रखा गया है। हाइड्रोजन ट्रेन का कोई अलग प्रीमियम किराया नहीं है। हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने के लिए मिनिमम किराया 5 रुपए और मैक्सिमम किराया 25 रुपए है। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ ही पीएम मोदी आज हरियाणा को 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के इस मेगा गिफ्ट से हरियाणा विकास की नई रफ्तार दौड़ेगा। बहुत बड़ी सौगात हमारे जींद को मिलने वाली, हरियाणा प्रदेश को मिलने वाली है। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है। और इसमें जींद को चुना गया है, जींद से सोनीपत रेल चलेगी, तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें बहुत सम्मान महसूस हो रहा है। हमने आंखें बिछाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इंतजार कर रहे हैं। और देसी भाषा में हम कहते हैं कि भाई मी की तरिया बाट देखा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और लोग बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ बहुत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हरियाणा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ और पंजाब को भी विकास परियोजनाओं का तोहफा देने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और सड़क से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ के PGI-MER मातृ एवं शिशु केंद्र और एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पैकेज 1 से 6 को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं पीएम मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। 5,400 करोड़ से अधिक की इस परियोजना का मकसद विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं और स्थानीय कला की झलक से लैस करना है।
20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां बैठक कर रही हैं। विपक्ष रहा कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो सरकार की कोशिश बिल पास कराने की होगी, जिसे लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ साथ कई मंत्री शामिल होंगे और मानसून सत्र पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है और संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाने की मांग की है। मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में हलचल तेज। सत्र से पहले बड़ी बैठक, कौन कौन से आएंगे विधेयक? खड़गे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, हंगामेदार होगा सत्र। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक में बैठकों का दौर जारी है। आने वाले विधेयकों पर रणनीति बनाई जा रही है और सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग हो रही है। विपक्ष जहां बेरोजगारी, महंगाई और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो सरकार अपने अहम विधेयकों को पास कराने की रणनीति बना रही है, जिसे लेकर आज सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्रियों के समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री एल मुरुगन, नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह समेत कई मंत्री शामिल होंगे। बैठक में संसद के आगामी सत्र के लिए रणनीति और समन्वय पर चर्चा होगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी मानसून सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर रही है। लगातार बैठकें हो रही हैं। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस चीफ ने लेटर शेयर करते हुए लिखा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर उनसे गुजारिश की है कि वो परिसीमन और अन्य मुद्दों पर सरकार के संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। मैं मार्च और अप्रैल में संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर गुजारिश करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। दुर्भाग्य से इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान 131वें संशोधन विधेयक 2026 के लिए जरूरी 2/3 बहुमत हासिल करने में नाकामयाब रहा। देश भर में लोगों के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी आपको यूपी में चंदा चोरी का मुद्दा आया। राम मंदिर में जिस तरह से इन्होंने चोरी चकारी की है, इनकी निगरानी में हुई है, क्योंकि ट्रस्ट में जो लोग हैं वो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैं। इसको लेके काफ़ी हंगामा देश भर में होगा। इसको हम जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे। नीट पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। इम्पोर्टेंस दे के इस मुद्दे के ऊपर अच्छी बहस होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग पार्लियामेंट में नहीं बात करेंगे, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ उठाएं। E20 इथेनॉल का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, उसके ऊपर भी हम लोग अपनी बात रखेंगे, उसको भी उठाएंगे जोर शोर से। बाकी के जो बिल्स आ रहे हैं, UGC बिल है, उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, उसकी भी तैयारी हो रही है। मॉनसून सेशन में सरकार कई बड़े विधेयक लाने की तैयारी में है। इसमें पहला है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति या समूह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में बाधा पहुंचाता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। दूसरा, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर भी एक विधेयक लाया जाएगा। अब अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन में देरी की जाएगी तो इस पर कानून को कठोर किया जाएगा।
इसके अलावा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 भी मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी लिस्ट में भले ही डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे में चर्चा इन्हीं दो बिलों की हो रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार इन दो बिलों को लेकर तेजी से बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बनी जेपीसी के चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे ही पार्लियामेंट वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करेगी, राष्ट्रपति इसे मंजूरी देंगी, उसके 6 महीने के भीतर चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव करा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात जेपीसी के सामने कही है। हालांकि सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सरकार की खामोशी विपक्ष को ज्यादा परेशान कर रही है। अभी अंदाजा लगाना ठीक नहीं, एक उसका प्रारूप ड्राफ्ट आ जाए, उसे पढ़ने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अभी तो कमेटी की बैठक हुई लखनऊ में, बैठकों का दौर जारी, तो जो सामूहिक रूप से जो तय हो जाएगा वही तो आएगा। तो उसको पढ़ने के बाद हम अपनी पार्टी में फिर इंडिया गठबंधन में बात करके उसके खिलाफ रणनीति अपनाएंगे। हम वही करेंगे जो देश हित में होगा, भाजपा हित में नहीं। पहले तो बिल पास करने के लिए जो वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति बनी है, वो समिति पूरे प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में घूम करके सबकी राय ले रही है और मानसून सत्र में ये पेश होगा और वो पास भी होगा। लोग पास करेंगे कि हम एक बात कहें ना, इस धरती पर अगर रहना है तो अमित शाह और मोदी की बात को मानना है, पार्टी को जिंदा रखना है, बचा के रखना है। तो फिर तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल, महिला बिल, परसीमन बिल सब पास करना पड़ेगा। सरकार और विपक्ष दोनों ने तैयारी कर ली है। बिल पास कराने को लेकर नंबर गेम पर भी दोनों की नजरें हैं। ऐसे में मानसून सत्र इस बार जोरदार हंगामे वाला होने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है और पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने इस एग्जाम में टॉप किया है। दोनों ने ही 720 में से 715 अंक हासिल करके ऑल इंडिया टॉप किया है। परीक्षा में 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, जबकि 138 छात्रों ने 690 से ज़्यादा अंक हासिल किए। इस साल करीब 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट यूजी की परीक्षा दी थी, जिनमें से 11,21,000 स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। टॉप स्कोरर्स में 93% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पहली बार परीक्षा दी। 99% टॉप रैंकर्स की उम्र 17 से 19 साल के बीच है। क्वालिफाई करने वाले कुल उम्मीदवारों में 58% से ज़्यादा छात्राएं, 55% से ज़्यादा छात्र। कल देर रात जारी हुए रिजल्ट्स को स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड neet.nta.nic.in पर देख सकते हैं। पेपर लीक होने की वजह से 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द हो गई, जिसके बाद एनटीए ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई थी। देश और विदेश के 551 शहरों में 5,440 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हुई थी। वहीं पंजाब के आर्यन गुप्ता ने नीट यूजी एग्जाम में टॉप किया है। रिजल्ट आने के बाद से ही आर्यन के परिवार में जश्न का माहौल है। आर्यन और उनके माता पिता ने बताया कि टॉप होने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। मेहनत तो करी, देखो मतलब जिसने इतनी रातों को नींद नहीं आती थी, बहुत मुझे लगता है मैंने जितना कर सकता उतना करा। पर हाँ, अभी तो बहुत सर्रियल लग रहा है, सब कुछ ऐसे सपना लग रहा है। पर हाँ, बहुत खुशी है, परिवार बहुत खुश है, टीचर्स बहुत खुश हैं। पर हाँ, मेहनत आखिर में जाते आते 17 घंटे अभी पढ़ा हूँ दिन में, तो अच्छा बहुत लग रहा है कि मेहनत फाइनली रंग आ गए। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। आसमान पे लग रहे हैं, हम तो फ्लाई कर रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की और बात को और क्या हो सकती है। बहुत मेहनत की है, पूरी अपनी जी जान लगाई है, अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चाई से मेहनत करी है। अपने आप से कभी उसने
पढ़ाई से चोरी नहीं करी, अपनी मेहनत से चोरी नहीं करी, अपने टीचर्स को फॉलो करता हुआ यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा है। रात को पढ़ता था, लेकिन इसका हमने टाइम लिमिट किया था कि ताकि नींद पूरी हो, अगला दिन उसका अच्छा जाए। अगर रात को ही नहीं सोएगा तो अगला दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। तो कई बार तो मुझे बुक्स बंद करनी पड़ती थी कि बस करो, बहुत पढ़ लिया, अब सो जाओ। बस इसका सपना था एम्स दिल्ली जाना, तो वो इसका पूरा हो गया। अब हम ये विश करते हैं कि आगे भी अच्छे रहे, बच्चा हेल्दी रहे, खुश रहे। मेरे छोटे बेटे आरंग गुप्ता ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दिया है और एज ए पेरेंट मैं इससे बड़ी खुशी किसी के लिए भी नहीं हो सकती। पिछले साल मेरे बड़े बेटे ने ऑल इंडिया 54 रैंक था, तब वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और उससे इंस्पिरेशन लेके मेरे छोटे बेटे ने उससे भी बेहतर काम किया है। तो एज ए पेरेंट दोनों बच्चे अगर पढ़ाई में या किसी भी फील्ड में अपना अच्छा कर रहे हो तो एज ए पेरेंट उससे बड़ी खुशी की बात किसी के लिए भी नहीं हो सकती। हमें लग रहा है आई एम ओवर द मून। मेरा जिंदगी में इससे बड़ा या इससे खुशी वाला दिन जब हम खुद डॉक्टर बने थे तब इतनी खुशी भी नहीं हुई थी जितनी आज बच्चों के बनने पे खुशी हो रही है। और अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 3 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी चंदन कुमार को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 10 जुलाई को थाने में बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद तलाश शुरू हुई तो बच्ची की लाश कापासेड़ा इलाके में नाले के पास मिली। सीसीटीवी की जांच के बाद आरोपी की पहचान हुई और जब पुलिस चंदन को गिरफ्तार करने पहुंची तब चंदन ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में चंदन के पैर में गोली लगी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां 3 साल की बच्चे की हत्या के आरोपी चंदन कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। 10 जुलाई को थाने में बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद तलाश शुरू हुई तो बच्चे की लाश कापसेड़ा इलाके में नाले के पास मिली। सीसीटीवी की जांच के बाद आरोपी की पहचान हुई और जब पुलिस चंदन की गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंची तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी और चंदन के पैर में गोली लगी। और मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर है, जहां पर जमीन विवाद में गोली चल गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स कैसे छत से गोली फायर करता हुआ नजर आएगा। नीचे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। पीड़ित शख्स ने बताया कि फायरिंग करने वाले ने उसकी जमीन की मेड़ तोड़ दी थी और जिसकी उसने शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद उसे धमकी दी गई, गोलियां चलाई गई। शिकायत दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन जमीनी विवाद में फायरिंग की एक घटना मुरैना से सामने आई है। ये तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से छत पर अपने राइफल से फायरिंग करता हुआ शख्स नजर आ रहा है और जमीनी विवाद में ये फायरिंग की गई है। पीड़ित का आरोप है कि उसके खेत की मेड़ तोड़ दी गई थी, जिसके बाद उसने शिकायत की और शिकायत करने की वजह से ही उसके ऊपर फायरिंग की गई, उसे डराने की कोशिश हुई। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां नेशनल हाईवे पर चलती बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बालजाल से जम्मू की ओर जाते समय बस का टायर अचानक से फट गया और टायर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ ने फौरन कार्रवाई करते हुए बस में सवार सभी 52 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हाईवे पर बस में आग लगने की वजह से कुछ समय के लिए ट्रैफिक पर भी जाम लग गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस किस तरीके से धू करके जलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बस में जो 52 यात्री सवार थे, सीआरपीएफ की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और फायर ब्रिगेड को जब इसकी सूचना दी गई तो वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पा लिया गया। महादेव बेटिंग ऐप मामले में अब टीवी होस्ट और प्रेजेंटर शेफाली बग्गा पर ईडी का शिकंजा कस गया है। कल रायपुर में ईडी ने शेफाली बग्गा से 5 घंटे तक पूछताछ की है। शेफाली बग्गा पर अवैध सट्टेबाजी के प्रमोशन का आरोप है। शेफाली पर आरोप है कि वो सिर्फ महादेव बेटिंग ऐप का प्रचार ही नहीं करती थी, बल्कि वो खिलाड़ियों को बेटिंग से जुड़े टिप्स भी देती थी। मैम कुछ कहेंगे, मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैम कुछ संलिप्तता भी है बताई जा रही है आपकी कुछ? मैम कुछ कहेंगे, मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैम कुछ संलिप्तता भी है बताई जा रही है आपकी कुछ? ईडी ने most of the things are actually baseless, so truth will, you'll get to know the truth. just पूछताछ हुई है।
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के करीब मस्जिद को शिफ्ट करने को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी ने आज इसी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने का ऐलान भी कर दिया है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि उनके साथ कई मुस्लिम नेता रनवे के करीब इस मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मस्जिद में फिलहाल नमाज पढ़ने पर रोक लगा रखी है। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद, सुरक्षा का सवाल, शिफ्ट होगी बांक्रा मस्जिद। टीएमसी नेता का ऐलान, मस्जिद में पढ़ेंगे नमाज। कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर 136 साल पुरानी बांक्रा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन सुरक्षा का हवाला देकर मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी इसे मुद्दा बनाकर अपनी सियासत चमकाने में लगी है। एयरपोर्ट के अंदर रनवे के बेहद करीब बनी इस मस्जिद में फिलहाल नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। साथ ही मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब इस पर सियासत जोरदार हो रही है। आज जुम्मा है और जमीयत उलेमा हिंद के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और ममता सरकार में मंत्री रहे सिद्दीकुल्ला चौधरी बांक्रा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने पर अड़ गए हैं। कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जबरदस्ती लोगों को भड़काव देकर जमा किया गया। आइंदा कल जुमा है। इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतिजाज करके चले आएंगे। कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर मस्जिद रनवे से 165 मीटर दूर है। इस वजह से एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग में समस्या आती है। आम दिनों में लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान भी समस्या आती है। मेरे पीछे ये जो मस्जिद है, ये वही जामे मस्जिद है जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये गौरीपुर जामे मस्जिद, जिसे बांक्रा मस्जिद नाम पे भी जाना जाते हैं। तो ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद रनवे से केवल 165 मीटर दूरी पे है और ये 165 मीटर दूरी पे होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग और इसके साथ साथ सेकेंड जो रनवे है उसमें विमान जब आवाजाही करते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से पिछले शनिवार से इसी मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज होता था, उस नमाज को फिलहाल के लिए बंद रखी गई है 7 दिनों के लिए। और ये जो रनवे एक्सटेंशन का जो काम है इस वक्त किया जा रहा है। एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी रनवे से यहाँ पर प्लेन जा रहा है इस वक्त, और ये इससे ये मस्जिद की दूरी करीब 200 मीटर होगा और जो मेन रनवे है उनसे 165 मीटर दूरी पर यह मस्जिद है। तो इसी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर लगातार चर्चा चल रहा है कि ये मस्जिद को हटाकर दूसरे किसी जगह शिफ्ट करवा दिया जाए ताकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर से ये मस्जिद हटा दिया जा सके और एयरपोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी को और भी बढ़ाया जा सके। सिद्दीकुल्ला चौधरी के नमाज पढ़ने के ऐलान के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सिद्दीकुल्ला चौधरी को पुलिस एक्शन का भी डर सता रहा है। यही वजह है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि अगर पुलिस ने उन्हें रोका तो फिर वो अंदर नहीं जाएंगे। मुसलमान नमाज पढ़ने जाएंगे, गोलमाल नहीं होता है, रास्ता पर नहीं उतरेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, माइकिंग नहीं करेंगे, सिंपल नमाज पढ़ने जाएंगे इसको पहन करके। इसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं है। परमिशन होता है नमाज की, परमिशन होता है रमज़ान में इफ्तार की। ये सब ओरिजिनल पेपर हमारे पास मौजूद है। अब हम लोग कानून का रास्ता सबसे अच्छा है, गैर कानूनी काम हम लोग नहीं करेंगे।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सुरक्षा कारणों और रनवे के विस्तार का हवाला देते हुए 11 जुलाई से बाहरी लोगों को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया था, जिसके बाद से मस्जिद को लेकर सियासत हो रही है। सदीकुल्ला चौधरी के नमाज पढ़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। आज ये धर्म के व्यापारी सिद्दीकुल्ला चौधरी जी आयाम मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए बोला है। पूरे बंगाल में सारे मुस्लिम भाई लोग प्रतिवाद करेंगे और जबरदस्ती नमाज पढ़ने जाएंगे। देखिए, ये देश का नाम भारतवर्ष है, लेकिन कोई शरियाती, कोई जमायती, कोई भी मुस्लिम लॉ के हिसाब से बंगाल नहीं चलेगा। हम अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं करता है और ना करने का जरूरत है। इसीलिए कोई भी कानून को अपना हाथ में ना ले, शांति का वातावरण को बरकरार रखे, शांतिपूर्वक रहे। सुरक्षा और विमानों के सुरक्षित संचालन को लेकर बांक्रा मस्जिद सालों से विवादों में रही है, लेकिन बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि अगर वहां हनुमान मंदिर भी होता तो भी सुरक्षा की दृष्टि से उसे हटा दिया जाता। देखिए, वो मस्जिद अगर नहीं होकर कोई हनुमान जी के मंदिर भी होता तब भी उसको हटाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर मस्जिद का राजनीति का बाहर आकर बात करना चाहता है। सिर्फ सिद्दीकुल्ला चौधरी और ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं उसके लिए हम यही बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में बाबर का सरकार नहीं है, तो जो कुछ करना है वो हमारा जो गृह मंत्री है पश्चिम बंगाल का शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने कर देंगे। पिछले 2 दशकों से केंद्र और राज्य सरकारों ने कई बार इस मस्जिद को एयरपोर्ट परिसर से बाहर किसी नजदीकी जगह पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन हर बार मुस्लिम समुदाय और मस्जिद कमेटी ने इसे ठुकरा दिया। लेकिन अब बंगाल में सरकार बदली है तो एयरपोर्ट प्रशासन ने भी सख्ती के साथ मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां पर विपक्षी दलों के नेता इस एक्शन के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज के बाद रामपुर से दिल्ली तक इस मुद्दे को लेकर मंथन भी होगा। से अवैध निर्माण है जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। 2 भवनों का मानचित्र तो स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। सरकारों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो किसी पार्टी से जोड़कर इसको ना देखें। सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। उत्तर प्रदेश का रामपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही आजम खान है, जिनकी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतों को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध करार देते हुए 15 दिन में हटाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। यूनिवर्सिटी की इन अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। रामपुर से लखनऊ और दिल्ली तक सियासी बयानबाजी हो रही है। रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शासन प्रशासन के लोगों को संविधान के नाम पर ली गई शपथ की याद दिला रहे हैं, तो AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसके साथ आजम खान का नाम जुड़ा है। सरकारों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो किसी पार्टी से जोड़कर इसको ना देखें। जब कायम बेशक कोई पार्टी किसी की सरपरस्ती में करती है, कितने काम हैं जो अब योगी जी कर रहे होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि जब सरकार दूसरी आएगी तो वो जो रास्ते हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो इदारे, पहले तो उन्हें तो स्कूल बंद कर रहे हैं। जब संविधान की शपथ लेती हैं तो हम ये अहद करते हैं अपने मालिक से कि हम सच्ची श्रद्धा से बिना किसी भेदभाव देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है
कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले। समाजवादी पार्टी समेत सूबे के दूसरे सियासी दलों ने भी राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए तय किया है कि आज जुमे की नमाज के बाद दिल्ली में वो इस मुद्दे पर मंथन करेंगे। मुहिबुल्लाह नदवी के साथ मीटिंग की तैयारी की गई है, जिसमें इस मुद्दे पर विरोध जताया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के निर्माण में आखिर चूक कहां हुई, जिसकी वजह से प्रशासन इस पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तो बता दें कि यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतें अवैध। डेवलपमेंट अथॉरिटी से बनने से पहले सिर्फ 2 इमारत की मंजूरी ली गई। जिला पंचायत से 38 इमारतों का नक्शा मंजूर नहीं कराया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। प्रशासन ने नोटिस दिया, 15 दिन में खुद तोड़े वरना प्रशासन तोड़ेगा। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये निष्कर्ष है कि वहाँ पे जो 40 भवन बने हुए हैं उसमें से जो 38 भवन है वो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये अवैध निर्माण है, जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 24 के बाद से जब आरडीए ने इसको टेक ओवर किया है तो पुरानी जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो भवन के मानचित्र स्वीकृत करने की हो या अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई हो, वो सब आरडीए के द्वारा अब संपादित की जानी है। जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 38 इमारत ही नहीं, कैंपस में बनी मस्जिद का भी नक्शा पास नहीं करवाया गया है। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये सड़क पीडब्ल्यूडी की है, जहां आम रास्ते का बोर्ड भी लगा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसे कैंपस के अंदर ले लिया। आम रास्ते को बंद कर दिया गया। इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की दलीलों को मंजूर नहीं किया, जिसके बाद बिना नक्शे के मंजूरी की बनी 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में 15 दिन का समय दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी खुद अवैध निर्माण को हटा ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और राहुल गांधी आज देहरादून जाएंगे, जहां बन्नू मैदान में छात्रों की गूंज कैंपेन के तहत यूथ रैली को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी बन्नू मैदान में युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और नीट पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रैली से पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पेपर लीक युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड को पेपर लीक के केंद्र बताते हुए युवाओं से इस अभियान में जुड़ने की भी अपील की है। राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान एक बड़ा हादसा भी हो गया। बन्नू स्कूल मैदान में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अमर सिंह मेहता पर लोहे का पिलर गिर गया, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस अब हादसे की जांच में जुटी है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि मंच और पंडाल की तैयारियों के दौरान सुरक्षा के मानकों का पालन हुआ या नहीं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अमर मेहता एक अपघात के शिकार हुए, एक एक्सीडेंट के शिकार हुए और वो हमारे बीच नहीं रहे। जब ये एक्सीडेंट घटित हुआ तो उस समय सभी लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ उनको यहाँ अस्पताल में पहुँचाया। हम भी त्वरित सब वरिष्ठ नेता लोग सब यहाँ अस्पताल पहुँचे। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये कहना पड़ रहा है कि हम उन्हें नहीं बचा पाए। अब ये पता ये चला है कि कोई लोहे का एक सामान उन पर गिरा और अचानक वाली बात है, एक्सीडेंट वाली बात है कि लोहे का सामान सर पे गिरा और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे थे कि उनके सर से खून गिर रहा था बहुत, और एक बार नीचे गिरे तो फिर खड़े नहीं उठ पाए।